सभी को नमस्ते। आज हम वर्ण विचार की तीसरी क्लास शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो आधारों पर वर्णों का विभाजन देख लिया है, उसमें भी स्वरों का विभाजन हमने देखा है। आज स्वरों का तीसरा जो विभाजन है वो देखते हैं, जिसमें जिह्वा में प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर स्वरों का कौन कौन सा विभाजन होता है वो देखते हैं। तो जिह्वा में प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर स्वरों का विभाजन तीन प्रकार से होता है: अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। लिखते हैं, जिह्वा में प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर स्वरों का तीन प्रकार से विभाजन किया जा सकता है। तीन प्रकार से विभाजन किया जा सकता है। पहला है अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, यानी कि जब हम किसी वर्ण को या किसी स्वर को उच्चारित करते हैं तो जिसमें जिह्वा का अगला भाग प्रयुक्त होता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। जिसमें जिह्वा का मध्य भाग प्रयुक्त होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, और पश्च भाग जहां पर प्रयुक्त होता है वहां पश्च स्वर होता है। तो इसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। मान लो कि ये जिह्वा है, तो इसमें ये इसका अग्रभाग, ये मध्य भाग और ये पश्च भाग। सबसे पहले आप ये देखें कि मध्य भाग में सिर्फ जिस तरह से तीन की आकृति जो बनी होती है उसमें जितने भी स्वर हैं तो उसमें ए स्वर तो सिर्फ मध्य भाग में आएगा, और तीन की आकृति वाले जितने भी स्वर है वो सारे पश्च स्वर में आ जाएंगे, जैसे आ, उ, ओ, औ। और अंग्रेजी से आगत जो आ है, जो ए और ओ के बीच की ध्वनि है आ, ये भी क्या है कि पश्च स्वर के अंतर्गत आ जाएगी। और इसमें जो बच जाते हैं बाद में ई, ए और आई, ये जो चार है ये अग्रस्वर के अंतर्गत आएंगे, और साथ में इसमें री भी, ठीक है ना। तो इस डायग्राम से समझने की आप कोशिश करें कि जो मध्य भाग है, जो मध्य स्वर है वो सिर्फ एक है आ। फिर पश्च स्वर के अंतर्गत तीन से बनी आकृति से जितने भी स्वर है वो सारे पश्च भाग में आ जाएंगे, और इसके अलावा जो बचते हैं वो अग्र भाग में सम्मिलित हो जाएंगे। हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, लेकिन एक बार समझाने के हिसाब से मैंने आपको ये बताया है। तो इस तरह से जिह्वा में प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर तीन भेद होते हैं: अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो इसमें से अग्रस्वर कौन कौन से हो गए? ई, ए, आई और री। मध्य स्वर है ए, और पश्च स्वर तीन से बनी आकृति वाले जितने भी है आ, उ, ओ, औ, और अंग्रेजी से आगत आ भी ये पश्च स्वर में आएगा। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं इन सब की। अग्र स्वर की परिभाषा लिखते हैं। अग्र स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग प्रयुक्त होता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। ये कौन कौन से देखते हैं? जैसे ई, ए, आई और री, ये सारे अग्रस्वर कहलाएंगे। अब देखते हैं दूसरा मध्य स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग प्रयुक्त होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में
जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग प्रयुक्त होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। ये जैसे ए क्या है? मध्य स्वर है। अगर मध्य स्वरों की संख्या पूछे तो 1 है। फिर देखते हैं पश्च स्वर। इसकी परिभाषा देखते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग यानी कि पिछला हिस्सा प्रयुक्त होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग या अंतिम भाग कह सकते हैं, पश्च भाग प्रयुक्त होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे 3 से बनी आकृति वाले जो स्वर है वो सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे आ, उ, ओ, औ और अंग्रेजी से आगत जो आ है ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। इस तरह से जिह्वा में प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मैंने आपको अच्छे से पहचान बता दी है कि मध्य स्वर ए होता है और 3 की आकृति से बने जितने भी स्वर आएंगे वो सारे पश्च स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। इनमें जो बचते हैं वो सारे अग्र स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। इस तरह से अभी हम आगे देखते हैं कि ये इतना तो उतार ले, सभी इसके नोट्स बनाते रहे। अब अगला देखते हैं हम ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। हम इसका स्वरों का चौथा भेद पढ़ रहे हैं अभी। ओष्ठ या मुखाकृति के आधार पर लिखते हैं। ओष्ठ या मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। ओष्ठ या मुखाकृति के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। तो इस लिखते हैं ओष्ठ या मुखाकृति के आधार पर ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। पहला है वृत्तुल या इसको वृत्ताकार भी कह सकते हैं। वृत्ताकार या वृत्तमुखी किसी भी नाम से कह सकते हैं इसको, क्योंकि वृत्तुल, वृत्ताकार, वृत्तमुखी एक ही बात है। इसका दूसरा भेद होगा प्रसृत का मतलब फैले हुए। अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार। तो ओष्ठ या मुखाकृति के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं, वृत्तुल और प्रसृत। इसको हम वृत्ताकार या वृत्तमुखी भी कह सकते हैं, प्रसृत को अवृत्तमुखी और अवृत्ताकार भी कह सकते हैं। अब वृत्तुल स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाते हैं उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं या वृत्तुल कहते हैं या वृत्ताकार कहते हैं। अर्थात वृत्त जैसी आकृति बना देते हैं उन्हें वृत्ताकार कहते हैं। प्रसृत का अर्थ होता है फैले हुए। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होठ गोल नहीं होते अपितु फैल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रसृत या अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार। इनकी परिभाषा लिखते हैं हम। वृत्तुल, लेकिन इनके नीचे लिखते हैं वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय
करते समय होठ गोल हो जाते हैं, उन्हें वृत्ताकार या वृत्तुल या वृत्तमुखी कहते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाते हैं उन्हें वृत्ताकार, वृत्तमुखी या वृत्तुल स्वर कहते हैं। जैसे उ, ओ और औ, ये स्वर हो गए वृत्ताकार। अब अवृत्ताकार या प्रसृत, इसकी परिभाषा भी हम यही लिखते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठ फैल जाते हैं, उन्हें प्रसृत, अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। अब इसमें ए, आ, ई, ए और आई, ये स्वर इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा जो अंग्रेजी से आगत है वो वृत्ताकार के अंतर्गत आएगा। अंग्रेजी से आगत आ है वो वृत्ताकार में आएगा। और प्रसृत में री बचता है तो इन्होंने क्या है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने 10 मान करके स्वरों को 10 मानते हुए, क्योंकि जो री है वो संस्कृत का स्वर है तो उनको 10 मानते हुए इस पर विभाजन किया था। लेकिन अगर किसी को रखना ही चाहे उसमें तो वो अवृत्ताकार के अंतर्गत आएगा री। वैसे भोलानाथ तिवारी ने 10 स्वर मान करके उनका विभाजन किया था। इसमें आ को भी नहीं लिया था और री को भी नहीं लिया था। अगर आ का इसमें भेद पूछा जाए तो ये वृत्तुल स्वर में आएगा और री प्रसृत स्वर में आएगा। तो इस तरह से आज हमने 2 आधारों पर स्वरों के विभाजन किया है। 1-2 विभाजन और बचे हुए हैं, 2 विभाजन अभी और है स्वरों का, उनके आधार पर करते हैं। तो आज इतना ही, कल क्या है कि आगे इसको करेंगे। धन्यवाद।